Good morning, students. Today is standard ninth subject history, chapter French Revolutions, and content of chapter point 1 French society during late 18th century. Content 2 The outbreak of the revolution. Content 3 France abolishes monarchy and becomes a republic. Content 4 Did women have a revolution? Content 5 The abolition of slavery. Content 6 The revolution and everyday life. So now we start the first topic, French society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. Upon his accession, he found an empty treasury. It posed problem before the new king. The state was forced to increase taxes to meet its regular expenses, such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices. अब इस चीज़ को हिंदी में भी मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की क्रांति इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में टोटल 6 कंटेंट बनाए गए हैं, जो एनसीईआरटी में भी 6 कंटेंट है, और वही कंटेंट है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ बात करें, कुछ जाने कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्या है। वैसे तो इसका जो बैकग्राउंड है, जो भूमिका है, यह भूमिका भी स्टूडेंट को सुनना चाहिए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय यानी 18वीं शताब्दी में फ्रांस की क्रांति हुआ था। अगर हम इवेंट की बात करें तो 1789 यह फ्रांस की क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस क्रांति का बहुत बड़ा प्रभाव लगभग फ्रांस के राजशाही सत्ता पर यह प्रभावित किया, जो कि सत्ता को समाप्त कर दिया। यद्यपि यह बात हम जानें कि व्यवस्था थोड़े समय के लिए ही चली, लेकिन अमेरिकी जैसे अस्थायी गणतंत्र की स्थापना फ्रांस में नहीं हो पाया था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के समय, जिसको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जिसको लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कहते हैं, कि जिस भावना का विकास हुआ, यह निश्चित तौर पर विश्व के अन्य राष्ट्रों को भी प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं कि यह जो व्यवस्था प्रभावित किया, तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस की अब जो इसकी शुरुआत है, जो शुरुआत इसके सिंहासन से है, इसकी सत्ता से है। तो हम बात करते हैं कि 1774 ईस्वी में सम्राट लुई 16 ने जब अपनी सत्ता को संभाला, तो सत्ता को संभालने के क्रम में उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय थी, यानी इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल ख़राब था। ये भी कहा गया है कि जो अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था था, और उसी अर्थव्यवस्था के लचर होने के कारण यह है उसकी जो राजकीय कोष है, जिसको हम ट्रेजरी बोलते हैं, इस राजकीय कोष में मतलब काफ़ी नीचा दिखाया गया है। यानी काफ़ी नीचा का मतलब कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल था ही नहीं। तो राजा की व्यक्तिगत आय में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि राजा के बारे में आप ये जान लीजिए कि यह बहुत कम उम्र में इनकी राज सिंहासन हुआ था, और इनको किसी भी पॉलिटिक्स में किसी प्रकार की अनुभव नहीं थी, और इनकी विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ कराई गई थी, जो मैरी एंटोनेट के नाम से जानी जाती है।
तो चूंकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया का रिलेशन भी वैसे उस रूप में व्यवस्थित कहा जाता है, काफ़ी रिलेशन अच्छा भी माना जा सकता है, चूँकि एक तरफ ससुराल राष्ट्र था और एक तरफ अपना नेटिव राष्ट्र था। तो उसमें कहा गया है कि आय और व्यय की जो स्थिति थी वो काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आय व्यय का जो लेखा जोखा कुछ नहीं रखा जाता था। यानी एक अव्यवस्थित तरीके से किसी राजा को अपने राज्य में शासन करने की कोई तकनीक न हो, शासन करने का कोई रिस्पॉन्सिबल वर्क न हो, तो ऐसी राजा की दुर्दशा इसी प्रकार से होती है। फिर ये कहा जाता है कि अधिकांश जो धन था, यानी जो कोष के पैसे आते थे, वह राज परिवार के सदस्यों, जो कुलीनों और सामंतों के भोग विलास में इस पैसे की दुरुपयोग होता था, खर्च होता था। ये भी कहा जाता है कि यह दुरुपयोग कैसे होता था, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जिस समय लुई 16 ने सत्ता संभाला, उस समय इनकी बिल्कुल राजकोष खाली था, बिल्कुल था ही नहीं। और वैसी स्थिति में इनकी नए राजाओं के लिए, यानी नए राजा के लिए, खास करके लुई 16 के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उभर करके सामने आए। यह समस्या इतने उभर करके सामने आए कि अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया। टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया तो निश्चित तौर पर कि यह टैक्स कैसे बढ़ाया जाएगा, तो इन्होंने इस टैक्स को बढ़ाने के लिए 18th सेंचुरी की जो सोसाइटी था, यानी जो सोशल स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर को इन्होंने डिवाइड कर दिया। और इन्होंने डिवाइड किया तो डिवाइड करने के लिए क्या किया गया, इसको भी जानना जरूरी है कि उस सोसाइटी को 3 भागों में बांटा। वह सोसाइटी क्या था, तो प्रथम जो फर्स्ट है, यानी हम ये कह सकते हैं कि लेट द 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, कि फ्रांस के समाज को 3 मतलब स्टेट के रूप में विभाजित किया गया, जिसमें पहला स्टेट क्लर्जी था, यानी क्लर्जी दैट इज डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू किंग, एंड दूसरा था नोबिलिटी। नोबिलिटी भी यह किंग के ही रिप्रेजेंटेटिव था। और तीसरा स्टेट में आता था, जो तीसरे स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स आते थे। इसमें इसको भी 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था कि इसमें जो सबसे हाई लेवल का है उसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल और लॉयर्स आते थे। इसके जो मिडिल पार्ट में थे वो पीजेंट और आर्टिसंस होते थे। और सबसे लास्ट जो होते थे, जो डेली वेजेज वर्कर्स कह सकते हैं, स्मॉल पीजेंट्स कह सकते हैं, सर्वेंट कह सकते हैं, लैंडलेस लेबर कह सकते हैं, यानी नौकर, भूमिहीन मजदूर और छोटे छोटे किसान, ये थर्ड स्टेट के थर्ड पार्ट में थे। मिडिल पार्ट में थे किसान और आर्टिसंस, और सबसे फर्स्ट पार्ट में थे बड़े व्यवसायी, सौदागर यानी सौदागर व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल कोर्ट में काम करने वाले, लॉयर्स वकील। ये समाज की सोसाइटी था। यानी ये सोसाइटी जो 3 भागों में बांटा गया, इसके पीछे किंग का लॉजिक क्या था। किंग चाहते थे कि इस समाज को बांट करके, और इस समाज जो चर्च से रिलेशन रखता है, जो पादरी है, यह तो निश्चित तौर पर हमारे समाज का है, यानी हमारे इस किंग के इर्द गिर्द में ही रहने वाले सोसाइटीज है। तो यह सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि थर्ड स्टेट से किस प्रकार से कलेक्शन किया जाएगा। चूँकि इनके जितने भी एडवाइजर थे मंत्री के रूप में, ये सभी एडवाइजर राजा को किस प्रकार पतन करना है, यह पूरी तरह उसी हिसाब से काम किया। तो ये क्या किए, अब टैक्स बढ़ाने के लिए यह इस समाज को विभाजित किए और टैक्स लगा दिया गया इन लोगों पर। तो टैक्स लगाने का मतलब क्या है, वो कैसे टैक्स लगाया, तो हमने नोट्स में आपको नोट्स पहले प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो हम उस समय नहीं बना पाते थे क्योंकि नेट काफ़ी स्लो चलता था, तो इसको हमने डिटेल किया कि नाउ in detail of late 18th century French society was divided into 3 states. So explain in 3 states the clergy and nobility which form the first 2 states were the privileged classes. यानी पहला स्टेट और दूसरा स्टेट जो क्लर्जी और नोबिलिटी था, इनको प्रिविलेज दिया गया, लेकिन
देयर वेयर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ स्टेट टैक्सेस, लेकिन स्टेट के टैक्स से इनको एग्जम्प्ट कर दिया गया कि इन लोगों को टैक्स नहीं देना। द थर्ड स्टेट्स फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड वाज द अनप्रिविलेज्ड क्लास, यानी इसको टैक्स के दायरे में लाने का काम किया, इसको प्रिविलेज नहीं दिया गया। फिर है कि बिफोर द बर्डन ऑफ टैक्सेस विथ नो पॉलिटिशियन, नो पॉलिटिकल राइट्स एंड नो सोशल स्टेटस, यानी कहने का मतलब थर्ड स्टेट वाले इतने वीक थे कि इनके पास न कोई अपना पॉलिटिकल व्यू था, न कोई पॉलिटिकल राइट्स था इनके पास, और न सोशल स्टेटस था, यानी सामाजिक जो स्थिति थी यह बिल्कुल लचर थी, और इसी पर ये टैक्स को बर्डन कर दिया। दैट मीन्स कि निश्चित तौर पर आज हम लोग भी अपने समाज में रहते हैं, अगर उन लोगों को सरकार, एक स्वतंत्र देश का एग्जाम्पल हम दें कि सरकार अगर सबसे निचले तबके के लोगों को अगर टैक्स की अधिभार रख दे तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को देने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। तो इस कठिनाई को लुईस 16 ने नहीं समझा। चूँकि लुईस 16 नहीं समझने के पीछे उसका बैक लॉजिक पर हम आएंगे कि लुईस 16 चूँकि बचपन में ही उनको राज सिंहासन मिल गया था, राजनीतिक स्तर पर कोई ज्ञान नहीं था, उसके जितने मंत्री थे वह सही सलाहकार के रूप में भूमिका अदा नहीं करता था। लेकिन हम सिर्फ मंत्री को दोष नहीं देंगे, अगर राजा और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट ये दोनों मिलकर के अगर चाहते तो फ्रांस की क्रांति नहीं होता। लेकिन ये थर्ड स्टेट पर जिस प्रकार से बर्डन बनाया गया, यह क्रांति के ओरिजिन का पहला कदम था, और इसी कदम के कारण लुईस 16 को धीरे धीरे डिक्लाइन के रूप में आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता है। यह प्रयास उन्होंने समाज को विभाजित करके कर दिया था। तो ये देखना है कि किसी भी राजा के लिए अनुभव का होना, यानी एक्सपीरियंस होना, पॉलिटिकल नॉलेज होना, इकोनॉमिक नॉलेज होना, ये सब बहुत ही आवश्यक है, और इसी आवश्यकता के हिसाब से एक राजा को काम करना चाहिए। अन्यथा अगर उसके सलाहकार और मंत्री भी अच्छे नहीं हो तो निश्चित तौर पर उस राजा के पतन होने का यह प्रोग्राम राज सिंहासन के ही क्रम में तय कर लिए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने डिवाइड कर लिया। अब इसमें छोटा सा पॉइंट है, स्ट्रगल टू सर्वाइव सब टॉपिक के रूप में है। स्ट्रगल टू सर्वाइव हम पढ़ते हैं, यानी सर्वाइव करने के लिए कैसे लोग वहाँ संघर्ष किए हैं, इस बात को जानना जरूरी है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द पीरियड 1715 टू 1789। कहता है कि अब फ्रांस की जो सिचुएशन है वह जनसंख्या के रूप में 1715 से 1789 के रूप में बहुत ही बेतरतीब, यानी हम कहते हैं कि बड़ी संख्या में पॉपुलेशन बढ़ता चला गया। उस पॉपुलेशंस को सही फूड ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए अब राजा के पास स्टॉक करने की यह दिमाग नहीं चल पाया कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस पॉपुलेशन को हम सभी पॉपुलेशन को कैसे भोजन की व्यवस्था और फूड ग्रेन को हम स्टॉक कैसे करें। क्योंकि किसी भी अगर नेचुरल फिनोमिनन की सिचुएशन क्रिएट होती है तो ऐसी स्थिति में हम प्रजा को भोजन के बिना प्रजा न मरे, इसके लिए सारी व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी। इन्होंने ये नहीं किया, यानी लुईस 16 इस चीज़ को नहीं कर पाया। तो आगे क्या कहता है कि दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। निश्चित तौर पर पॉपुलेशन बढ़ता है तो डिमांड भी अनाज का बढ़ेगा। तो उस हिसाब से अगर कोई शासक अगर यह व्यवस्था नहीं करती है तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकता है। बट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन डिड नॉट इंक्रीज, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से यानी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाया गया, उत्पादन को नहीं बढ़ाया गया। यही कारण आगे चल करके बनता है कि फूड ग्रेन की क्राइसिस कैसे होता है। फिर आगे पॉइंट है कि पीजेंट एंड वर्कर्स वेयर हाईली डिससेटिस्फाइड। जो पीजेंट थे और वर्कर्स थे यह काफ़ी असंतुष्ट दिखने लगे।
दे रिवोल्टेड एवरी नाउ एंड देन अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस। जो टैक्स राजा के द्वारा बढ़ाया गया, मतलब टैक्स लगाया गया थर्ड स्टेट पर, उसके विरुद्ध अब यह संघर्ष करने और रिवोल्ट करने की बात पर विचार कर रहा है। फिर ये क्या कहता है कि बीइंग अबाउट अ चेंज इन द कंट्रीज सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर, चूंकि वे वांटेड टू ब्रिंग अबाउट, ये वो लोग क्या चाहते थे, वो लोग चाहते थे कि इस प्रकार के देश में जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति बन रही है उसको बदलना आवश्यक माना जाता है। और यह इसी बदलने के लिए कि यह अब लोग प्लान कर रहा है, और इस प्लान को उस्काने के लिए आगे चल कर के हम पढ़ेंगे कुछ फिलोसफर्स और स्कॉलर्स हुए जो इनका साथ दिया, जिसमें जॉन लॉक का नाम आता है। ये सब बहुत बड़े फिलोसफर थे और इन्होंने इन लोगों को साथ दिया। आगे है कि सब टॉपिक ग्रोइंग मिडिल क्लास डिमांडिंग एंड ऑफ प्रिविलेज्ड। कहता है कि अब मिडिल क्लास के लोग भी मांग करने लगे कि जो प्रिविलेज्ड मतलब यानी जिसको टैक्स की भार नहीं दिया गया है और टैक्स की भार दिया गया है, तो अनप्रिविलेज्ड हम उसको कहते हैं जिसको इस चीज़ से यानी वंचित किया गया और जिसको न वंचित किया गया। थर्ड स्टेट था जिसको लगाया गया अधिभार टैक्स लगाया गया। तो कहता है ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी सोशल ग्रुप्स ऑल्सो नॉन एज द मिडिल क्लास इमर्ज्ड। कहता है कि 18वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक समूह को ही हम मिडिल क्लास के रूप में जानते हैं। फिर कहता है दे वेयर एडुकेटेड एंड बिलीव्ड, वो लोग शिक्षित थे और विश्वास करते थे दैट नो ग्रुप, कि मेरे पास कोई समूह नहीं है तो इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, और इन लोगों की समाज जो है यह जन्म से ही प्रिविलेज्ड के रूप में है। फिर कहता है वही बात जो फिलोसफर की चर्चा हमने किया है उसका नाम आ गया कि फिलोसफर लाइक जॉन लॉक और मोंटेस्क्यू एंड रूसो enlightened the middle class people with their revolutionary ideas. They set them on path of revolution. यही सभी फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो किसी भी देश की सत्ता को बदलने में यह एक बहुत मददगार साबित होती है, उसके रूप में यह बात कही जा रही है। तो कहा जा रहा है कि इन सभी फिलोसफर्स ने एक क्रांतिकारी विचारधारा को सेट किया और इस विचारधारा के रूप में ही क्रांति के मतलब पथ को, क्रांति के वे को चालू करने के बारे में सोचा। तो आज हम इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, जो यह टॉपिक 1 को हमने इंड किया है। और इस टॉपिक के इंड करने के साथ, चूँकि वीडियो ज़्यादा मिनट के हो जाने के बाद अपलोड नहीं हो पाता है, तो आपको मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाया। इस वीडियो को बार बार देखेंगे और सब्सक्राइब्स करना न भूलेंगे। और ये ध्यान रखना है कि वीडियो को टाइम टू टाइम हमेशा सुनते रहिए, नोट्स को पढ़ते रहिए। इस नोट्स को अगर सही ढंग से आप पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। लेकिन इसके अलावा NCERT बुक टेक्स्ट बुक जो है वह भी आप लाइन बाय लाइन पढ़ें, क्योंकि उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वह पढ़िएगा तभी जा कर के सभी ऑब्जेक्टिव आप बना पाएंगे। तब तक के लिए मेरा आपका आशीर्वाद आपके साथ है। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए स्कूल खुलने तक।